आज़ाद हिंद रुपया एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा संपदा के निर्माण के लिए धन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि संपदा अपने आप में धन है। देखा जाए तो हमारी जो पहले रूरल इकोनॉमी थी वो क्या थी कि हम क्रॉप पैदा करते थे, वही धन था, उसी को हम बांट के आपस में काम कर लेते थे। अब इस चीज को हम आज के प्रदेश, देखिए वो तो लेट अस बी ऑनेस्ट, वो तो सारी एग्रेरियन सोसाइटीज सेल्फ सस्टेनिंग थी। चाइना की हो, जापान की हो, हमारी हो। मैं उसी की बात कर रहा हूं, दैट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी विल कम। देखिए हम इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट जो है राष्ट्रीय संपदा कह रहे हैं हम, वो राष्ट्रीय संपदा जो है ना कोई काम कर रही है, उसको उस काम को करने के लिए रियल टाइम रेवेन्यू आ रहा है, तो हमने एक चेन घुमा दी है। बस उसके लिए जो धन चाहिए, राष्ट्रीय संपदा जो हम ज़मीन पे क्रिएट कर रहे हैं, उसका जब हम अनुमोदन करेंगे, उसी के साथ हम उतना धन का निर्माण कर देंगे, डिजिटल करेंसी दैट विल यूज फॉर द बार्टरिंग काइंड ऑफ थिंग। मतलब केवल इसमें एक ही चीज, इसमें जो एक पैच लिया, एक इसमें जो पैच, एक जो पैच हमने लगाया है, एक मिनट जो हमने एक पैच लगाया है, उसकी बारीकी मैं आपको खुद समझाना चाहूँगा। देखिए अभी क्या होता है कि हम धन पैदा लेके फिर संपत्ति का निर्माण करते हैं, और वो संपत्ति जो निर्मित होती है वो अपने आप में धन है, इट इज ए एसेट, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हम धन निर्मित करने वाले हैं, उसको इक्विवेलेंट हम धन पैदा जो है ना एक डिजिटल करेंसी हम अप्रूव करेंगे, ऑटो जनरेट करेंगे। इट इज अवर इंटरनल करेंसी, इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसलिए भारत वर्तमान रुपया और आज़ाद हिंद रुपया दोनों को एक इंटरनल करेंसी होगी, जिसको हम राष्ट्रीय संपदा निधि कह रहे थे, और एक दूसरा जो आज का रुपया है, ये दोनों इक्विवेलेंट चलेंगे। वन विल बी फॉर द एसेट क्रिएशन एंड इट विल बी टेक्निकली जनरेटेड इक्विवेलेंट टू द एसेट वी आर क्रिएटिंग। इसमें केवल एक ही हम गेम खेल रहे हैं कि हम उसको अप्रूवल के साथ पैदा कर दे रहे हैं, और अप्रूवल के साथ पैदा करने से हम उसी से जो है ना एसेट क्रिएट कर ले रहे हैं। लिहाजा एसेट क्रिएट करने के लिए हमें धन की ज़रूरत नहीं होगी, धन हमें उपलब्ध होगा। दिस इज जस्ट ए प्लेइंग ऑन द थिंग्स। हम पूरी जो है ना जो धन की कमी और जो वर्तमान अर्थव्यवस्था, उसको हम मैनोवर कर पाएंगे, क्योंकि जो आप इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दे आर रियल, दे आर कैपिटल एसेट। फ्रॉम द डे वन दे आर इनटू द बिजनेस, एंड फ्रॉम द डे वन दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू। क्योंकि यदि मान लो वो किसी का पोटेंशियल नाप रहे हैं, तो उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। यदि वो किसी को संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग कर रहे हैं, तो जितनी वो करेंगे उसका इक्विवेलेंट पैसा उस व्यक्ति से आपको मिल रहा है, और तब भी मिल रहा है जबकि उसके खाते में नहीं है। उसके लिए हम कल्पवृक्ष अकाउंट ले आए। तो ये दो, कल्पवृक्ष अकाउंट और दूसरा जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण और उसके लिए करेंसी का निर्माण, ये दो चीज़ों से हमने बहुत बड़ा जो है ना दो गेम खेल दिए इसमें। एक तो धन हमारे चीज़ों में बाधा नहीं बनेगा, और दूसरा जो है वी आर क्रिएटिंग वेल जो है कैलिब्रेटेड, वेल ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स। अब एक तीसरा कंपोनेंट जो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए ज़रूरत होती है, वो है लैंड कंपोनेंट। तो हम लैंड कंपोनेंट के लिए भी एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो है आज का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो अंग्रेज़ों की हड़प नीति का द्योतक था, हम उस हड़प नीति को ख़त्म कर देंगे। देयर विल बी नो लैंड एक्विजिशन एक्ट। हम उसकी जगह एक दूसरा एक्ट लेके आएंगे, दैट विल बी लैंड ओनर्स क्लब एक्ट, जिसमें राष्ट्रीय निर्माण के लिए जिस जो है ना हम लैंड का यूज करेंगे, वो व्यक्ति लैंड का मालिक बना रहेगा। लैंड जो है वो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में पहुंच जाएगी, लेकिन वो लैंड ओनर्स क्लब का सदस्य बन जाएगा। राष्ट्रीय संपदा जो चीज़ कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट जो है ना लैंड ओनर्स को जाएगा। तो लैंड ओनर्स के पास दो तरीके की इनकम होगी। एक इनकम जो उसकी लैंड जो है ना क्रिएट करेगी, बिकॉज लैंड से जो राष्ट्रीय संपदा बनी और राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट लैंड ओनर्स को जाने वाला है। और दूसरा उसका जो व्यक्तिगत हुनर ट्रेनिंग देके उसको जहां लगाया जाएगा,
तो ही विल बी जनरेटिंग द मनी ऑन अकाउंट ऑफ हिज कैपेबिलिटी. तो every human being will be having the two source of the money. If he is having the land, तो land will become a source of money, and obviously he himself being trained for his potential. तो वो जैसे ही अपने पहले माइलस्टोन को पूरा करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में अपनी जगह पे जैसे ही पहुंचता है, उसके काम से उसको रेवेन्यू फ्लो होने लगेगी. लिहाजा एवरी इंडिविजुअल विल बी हैविंग टू सोर्स ऑफ इनकम. यदि वो लैंड ऑनर है तो लैंड विल बिकम सोर्स ऑफ इनकम, और यदि वो लैंड ऑनर नहीं है तो उसका ह्यूमन रिसोर्स तो रहेगा ही रहेगा. तो इस प्रकार हमें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए ना तो धन की कमी बाधा बनेगी, ना ही हमें जो है वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन, ऐसा वेल ट्रेंड जो है ना ह्यूमन रिसोर्स हमें मिलेगा, और हमें धन भी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो हम अपने जो 5 मौलिक अधिकार हैं, जैसे एक है रोजगार का, दूसरा शिक्षा का, तो रोजगार और शिक्षा को हमने इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि पोटेंशियल के रोजगार के लिए हमने शिक्षा को उसी में इंटीग्रेट कर दिया है. अब आज बताइए, आज कितने बड़े व्यवसाय चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के, इसमें बैठने के. आज तो IIT से लेके हर चीज़ के लिए बैठने के लिए, IAS IPS और जो है ना सर्विसेज के लिए तो जो होते ही होते थे, ये सब बाजार बंद होने वाला है. क्यों? क्योंकि भारत के हर इंडिविजुअल्स को उसके पोटेंशियल की शिक्षा इज ऑलरेडी गारंटेड, चाहे उसके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो. और वो शिक्षा लॉर्ड मैकाले की नहीं रहने वाली है. वो शिक्षा जो है उसके पोटेंशियल की रियलाइज करने के लिए रहेगी. दैट विल बी मच मोर फोकस्ड एंड विल बी हैविंग द फोर. सवाल आपसे पूछूं? जरूर पूछिए, जरूर पूछिए. आप कह रहे हैं ये असर्शन है आपका, ठीक है? अजर्सन विथ एक मिनट, अजर्सन विथ ए मॉडल टू ब्रिंग इट ऑन द टेबल, मतलब बेसिकली ग्राउंड पर क्रिएट करने के मॉडल के साथ है वो. अब आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं रहेगी. देखिए, इंडिया में बड़ी मजेदार चीज है इस समय, स्टेट ने क्रिएट किया IIT. उसको एक मिनट भूल जाए ना अपन. देखो, यदि अपन उसमें जाएंगे तो हमने वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जो उन्हीं के जो है ना एजुकेशन के लिए थे. हमने उसमें वैदिक एजुकेशन को तो नहीं लिया. देखो, जस्ट ए मिनट, देखिए, हम और आप जानते हैं कि हवाई जहाज किसने पैदा किया? राइट ब्रदर ने. इट इज नॉट ट्रू. 1885 में जुहू चौपाटी में हमारे ही शिवदयाल दलपते ने हवाई जहाज का डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें सभी राजा महाराजे उपस्थित थे. ये जो है 1500 फीट ऊपर गया, 18 मिनट तक जो है ना गूंजा और फिर नीचे उतर के आया. इट वाज ऑपरेटेड ऑन द लिक्विड मर्करी एंड इट वाज बेस्ड ऑन द, जो हमारे भारद्वाज ऋषि हुए हैं उनका जो विमान शास्त्र था उसके ऊपर वो क्रिएट किया गया था. It was done in 1885 in India, in Juhu Chowpatty in Mumbai. ठीक है, वो मान लिया आपकी बात. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसे अंग्रेजों ने जो है ना ले गए, उनको कहा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो नहीं हुआ. तो बात देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि IITs के वगैरह के जो भी कॉन्सेप्ट्स किए गए हैं वो they were not fully geared with a end to end. वो यदि हम उनको IIT में क्या क्रिएट करना है, जो क्रिएट होंगे उन्हें हम कैसे यूज करेंगे, हाउ इट विल बी गेनफुली यूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ये तो कहीं सोच था नहीं. तो हमने लोग पैदा कर दिए और उन्हें उनको एस्पायरेशन दे दी और उनको थोड़ी सी काबिलियत दे दी. उन्हें इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, उन्हें लगा कि इंडिया में तो बस बेकार है, उन इंडिया में दे वर नो वेयर, तो वो बाहर भाग लिए. अधिकांश IITians जो है ना, दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर आउटसाइड. 80-90% लोग जो है ना, दे आर अब्रॉड. तो हमने IIT किसके लिए पैदा किए थे? पहले जाते थे, अब नहीं जा रहे. आप ठीक कह रहे हैं. अब उनको थोड़ा स्टार्टअप इस तरीके की चीज़ें में अब उनको जो है ना अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और तो अभी भी जा रहे हैं. लेकिन अब देखो, ये तो समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं. पहले IITians जो है ना बाहर जा रहे थे. एक फेज आया जब IITians जो है वो सिविल सर्विसेज में आने लगे.
फिर एक तीसरा फेज आया। तो आई फील बेसिकली जहाँ टैलेंट होती है वो सोचती है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करने पे आई विल गेट द बेनिफिट। तो उनको लगा कि नहीं सिविल सर्विसेज में पावर है, ये है, तमका धमका है। तो एक बड़ा फेज आया जिसमें अधिकांश IITians जो है ना दे वेर अट्रैक्टेड बाय द सिविल सर्विसेज। आप जो है ना आप उसी पौध के हिस्से थे। हमारे साथ के सारे लोग IITians थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम और आप जिस समय हम जो है ना IPS में आए उस समय जो है IIT दिल्ली में ये चल रहा था कि भैया ये फौज जो है ना ये सिविल सर्विसेज में जा रही है, इसे कैसे रोका जाए। दिस वाज द ब्रेन स्टॉर्मिंग इन IITs कि हाउ टू ब्लॉक देम। तो व्हाट आई मैं जो है ना मैं अतुल जी दूसरी बात कहना चाहता हूँ। लेट्स नॉट गो इनटू द हिस्ट्री, क्यों हुआ क्या हुआ। क्या हम ये सोच सकते हैं कि वी कैन रिक्रिएट समथिंग विदाउट रेफरिंग टू द हिस्ट्री? क्या वो क्या चीजें वो हम क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि ये देश बदल सकता है। और विशेष तौर पर हम हर व्यक्ति को आज जो है उसी रूप में स्वीकार कर रहा हूं। मतलब यदि कोई इडियट है तो मुझे इडियट ग्राह्य है, यदि कोई अपराधी है तो ग्राह्य है, क्योंकि मैं उसको बदल दूंगा। नहीं, मैं आपकी बात सुन लिया। मैं तो उधर जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हम ये कर पाएंगे, इसके लिए आपको एब्सोल्यूट रूलर होना होगा, आपको बाबर या अकबर होना पड़ेगा। या उसके नहीं, उसकी फिलॉसफी है। उसी के लिए तो मैंने जो है अच्छे भारत का संकल्प का एक कॉन्सेप्ट लाया है और उसके माध्यम से आप एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट अपनाएगा क्या? एक तरह से लेट्स अज्यूम आप एक नया रिलीजन फाउंड कर रहे हैं कि आपको क्यों नहीं अपनाना चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं अतुल जी, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, और यदि इसको आप सिर्फ जो है ना संकल्प ले लेंगे और अपने परिवार वालों को इस संकल्प को दोहराएंगे तो आपको ये महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और यदि आप सत्ता का ताज देख रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐप जो है ना 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक जो है शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक शहर की मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक ज़िले की मेरिट लिस्ट बना रहा है, फिर वो प्रदेश की मेरिट लिस्ट बना रहा है और फिर वो देश की मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो ऐसी 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं। और ये मेरिट लिस्ट किस चीज़ की है? अपने लोगों को संकल्प दिलाकर ऐप के माध्यम से जोड़कर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ये मेरिट लिस्ट है। ये ट्रांसपेरेंट होगी, इंस्टेंटेनियसली रिवाइज होगी और उसमें ही आगे लिख के आएगा कि जो है ना ये गाँव में नंबर 1 पे चल रहा है, ही वुड बी सरपंच, भावी सरपंच यही है। और उससे ज़्यादा कोई जो ना लोगों को जोड़ के आगे आ जाएगा तो फिर उसका नाम आ जाएगा उसमें। इसी प्रकार जो है जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट है उसके सामने भावी पार्षद लिखा होगा और ये ओपन है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा लोगों को जोड़ेगा तो उसका नाम आ जाएगा। ऐसे ही जो है शहर में मेयर, तो हम आपको सभी नेतृत्व दे रहे हैं इसी माध्यम से। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ संकल्प लेना है और अपने लोगों को जोड़ना है। और आज आप जैसे पेट पाल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, हम आपको कुछ नहीं बदल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन राजनेताओं को परिदृश्य से गायब कर देंगे। अब आप कहेंगे साहब कैसे गायब कर देंगे, आपको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हाँ, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ, मैथिली शरण गुप्त। वो पार्टी मैंने ही पैदा की है और वो किसी राजनीतिक कारण से नहीं की गई है, वो कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। वो ये जो ऐप के माध्यम से 6 पारदर्शी लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार हो रही हैं बाय योर ओन इवोल्यूशन, उनको टिकट देने के लिए है। ये ऐप बनाएगा कौन? ये ऐप अभी कुटुंब पे चल रहा है, हमारा ऐप बन रहा है ऑलरेडी। ये ऐप और कुछ नहीं है, ये ऐप केवल संकल्प लेने का ऐप है। ये आपको मदद करेगा कि हर संडे को रोटेशन के आधार पर जो है आप अपने लोगों को इकट्ठा कर लें। द ऐप विल हेल्प। आप अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, इसके 3 नंबर मिलेंगे। जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको 1 नंबर मिलेगा। नंबर 3 क्यों मिलेंगे? ये किसने निर्धारित किया? ये मैथिली शरण गुप्त ने निर्धारित इसलिए किया है क्योंकि आई वांट टू प्रमोट के लोग बाग लोगों को इकट्ठा करें और इस एनर्जी को डालें
तो उसको हमें प्रमोट करना है, जिसको चीज को हम प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए नंबर देना चाहते हैं। और ये जो है ना, ये रोटेशन के आधार पे कहा है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है कि मैथमेटिशियन उनको हर जो है ना आयोजन खुद कर लें और 3-3 नंबर रोज बटोरे, ये नहीं कर सकते हैं। यदि मान लो 100 लोग हैं तो उनको रोटेशन से नंबर मिलेगा। इसका मतलब है हर किसी को 3 नंबर मिलने का मौका मिलेगा। जो पार्टिसिपेट करेगा उसको 1 नंबर मिलेगा, और जो नए नंबर लोगों को जोड़ेंगे उसका 1 नंबर मिलेगा। और इसकी मेरिट लिस्ट बन रही है, और 6 मेरिट लिस्ट बन रही है, और इसी मेरिट लिस्ट से आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि टिकट फिर हम देंगे। और जब इस प्रक्रिया में यदि हम 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प कराते हैं, और ये चैन यदि हम केवल 9 दिन तक चला देते हैं, तो 10 × 10 × 10 हम 100 करोड़ हो जाते हैं इन 9 डेज। और अब हम इसको यदि रिवर्स, तो लगता है कि 100 करोड़ तो बहुत होते हैं। जहाँ पे 20-25 करोड़ में ही जो है बारे न्यारे हो जाते हैं, सरकार बन जाती हैं, वहाँ तो 100 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सरल है। देखिए, इसको ज़रा आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। 144 करोड़ में से हमने 44 करोड़ पहले ही छोड़ दिए। यदि हम ये 10-10 के हिसाब से मान लेते हैं कि थ्योरेटिकली इसी ढंग से प्रोग्रेशन होता है, थ्योरेटिकली मान लेते हैं, तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन हमारा संकल्प भी पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है ये 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 144 करोड़ में से जो 44 करोड़ आपने छोड़ दिए, और जो 90 करोड़ 9वें दिन जुड़ रहे हैं, ऐसे 134 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। और आपको बदले में अद्भुत भारत मिल रहा है, बदले में आपको सत्ता का ताज मिल रहा है। जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको ही केवल 10 लोगों को जोड़ना है। बदले में क्या मिल रहा है? सत्ता का ताज। बदले में क्या मिल रहा है? महापरिवर्तित भारत। बदले में क्या मिल रहा है? टैक्स फ्री भारत। बदले में क्या मिल रहा है? कर्ज मुक्त भारत। बदले में क्या मिल रहा है? रोजगार का मौलिक अधिकार। बदले में क्या मिल रहा है? शिक्षा का मौलिक अधिकार। बदले में क्या मिल रहा है? भोजन का मौलिक अधिकार। बदले में क्या मिल रहा है? अद्भुत स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार। देखिए सर, हाँ, क्योंकि ये सब भाषण है, मैं इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, उसको भाषण को यदि आप भाषण मोड में देखिए, नहीं, यदि हम विजुअलाइजेशन मोड में जाएंगे तो आपको एक मिनट मैंने बात काफी देर सुन ली, और मैं भी नेताओं के घर का लड़का हूँ, मेरा ननिहाल पूरा नेतागिरी में था। तो आप भाषण मोड में चले गए। नहीं, हम भाषण मोड में नहीं जा रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन मोड में जा रहे हैं। हमारे कहने का तरीका भाषण नेता जैसा हो सकता है, लेकिन इट इज ए विजुअलाइजेशन। आई एम सेइंग कि ऐसा होगा और ऐसे होगा। देखिए कैसे होगा, आप मुझे रीडिंग भेजिए, मैं पढ़ के फिर बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी मॉडल भेजे हुए हैं, जो आपका जैविक वाला इन्होंने ग्रुप बनाया है, उसमें मैंने आपको सभी दस्तावेज भेजे हैं, अपने वीडियोज भेजे हैं। मुझे 300 से ऊपर चिट्ठी रोज की आती है, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार चलाता हूँ। आप मुझे दोबारा भेज दीजिए कृपा करके, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास डिलीट हो गया होगा, क्योंकि हम लोग डेली पब्लिश करते हैं। जी। तो नहीं, ये हमने आपका जो है ना, जो रामकुमार अत्री वाला ग्रुप है उसमें डाला है। हाँ, लेकिन आप मुझे इस अकाउंट में डाल दीजिए, मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे पास देखिए मेरे 300 से ऊपर तो ईमेल रोज के आते हैं साहब। मेरा ये कहना है कि इट इज नॉट ए भाषण, इट इज ए फुल विजुअलाइजेशन एंड मॉडल। एंड हम आपसे एक मिनट, मैं आपसे इंटेलेक्चुअल वो डिस्कशन चाहता हूं कि इस मॉडल में क्या कमी है, हाउ टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस मॉडल, और जो इसको ग्राउंड पर उतारने का भी मॉडल है वो भी जो है ना आपसे जो है ना चर्चा, जिसको हमने नाम दिया है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था, जो खुद इमर्ज होगी। उसको आपको ये दिखाना तो पड़ेगा ना कि ये मिल रहा है भैया, और आप जैसे हैं वैसे ही फॉर्मेट में मुझे गिराए हैं। अब क्या दिक्कत है? आप जो कर रहे हो करते रहो, अंधभक्त हो बने रहो, दरिया बिछाना है बिछाओ, नारेबाजी करना है करो, मोदी है मुमकिन है कहना है कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो क्या? बस, और उसका वीडियो बना के हमें भेज दो, बस इतना ही करना है। और अपने लोगों को जोड़ लेना है। अपने लोगों को जोड़ लोगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे, इस देश को बदल देंगे। इस देश से नेतागिरी खत्म हो जाएगी, इस देश से राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी। हमारे लोग जो है, ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, हमारे लोग अपने लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे, फिर भी जीतेंगे। ये है ये मॉडल। तो मैं आपको दोबारा भेजता हूं,
और आप उसको पढ़ लें, फिर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। मैं आपका और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई नो यू आर पब्लिशिंग इंटरनेशनल पेपर एंड यू आर ऑलरेडी ए वेल रेड ऑफ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उसको हम नए स्वरूप में क्या सोच सकते हैं, क्योंकि पुराने स्वरूप में कल ही बात एक कोरियन से हो रही थी, वो यही बोल रहा था कि कैपिटलिज्म फेल कर गया, सोशलिज्म फेल कर गया, और अब कैपिटलिज्म भी फेल कर गया। जी, हमें किसी भी शब्द जाल में नहीं फंसना है। हमें कहना है कि हम भी सुनिए, देखिए आप सुनते नहीं है। देखिए, आप बात सुन भी लिया करिए। आप रहे होंगे डीजी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका सिपाही हूँ। ये बात समझ लीजिए आप। नहीं, मुझे मालूम है कि you see, you get this straight because I do not like being talked down, and you are not listening, and you will listen. Because everyone listens. I listen to you. Please. Okay? So you will listen, or I can cut off the call. You will listen to me. I was making a point that somebody Korean also said we need new models, and you didn't hear. Okay. वो भी दिग्गज है, वो भी दिग्गज है, वो भी चिंतक है, लेखक है। वो जो है वहां पे काम किया है। वो बोला कि वो बता रहा था कोरिया के कष्ट क्या, कि हमने गरीबी तो हटा दी, लेकिन अब हमारी दिक्कत ये है कि दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग एक घर नहीं खरीद सकते। तो उसने बोला कि देखिए, सोशलिज्म फेल कर गया। जो कोरियन पेनिनसुला का नॉर्थ कोरिया है, उसका मॉडल फेल कर चुका है, वहां भूखमरी है। और साउथ कोरिया का भी हमारा मॉडल फेल कर रहा है अलग तरीके से। तो अब हमको नई सोच चाहिए। बस यही बात जो आप बात कर रहे हैं, वही बात वो भी कर रहा था अपने अंदाज में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो नहीं, मैं नहीं कह रहा साहब, वो लेखक है, बड़ा चिंतक है, बहुत मतलब वो बड़ा मतलब बौद्ध है, रोज ध्यान करता है, बड़ा गंभीर आदमी है। तो वो ये बात कर रहा था। मैंने तो उससे मुझसे पूछा नए मॉडल क्या हो सकते हैं। मैंने बोला भाई मैं नहीं सोच पा रहा हूं। सत्य बात यह है कि नए मॉडल क्या हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा। लेकिन ओके, तो आप हमारे डॉक्यूमेंट उससे शेयर करें जरा, और उसकी प्रतिक्रिया लें। हाँ, मैं बिल्कुल वो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि इट इज ए होलिस्टिक सॉल्यूशन, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी हम आपसे जितना आप कहेंगे उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। एंड आई एम रेडी टू रिफाइन इट from the any important input coming from any quarter। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग रिजिड स्ट्रेटजी, क्योंकि इस मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन के पहले 4 स्टेप में रिफाइन करना ऑलरेडी इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। मतलब नो मॉडल इज बीइंग इम्पोज्ड, इट विल बी रिफाइंड बिफोर इट इज टेकिंग ए प्रैक्टिकल शेप। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है। मेरे बहुत सारे वीडियो ऑन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है, मैं भी उसको खोज के भी आपको भेज दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि नथिंग विल बी इम्पोज्ड ऑन यू, कोई भी चीज़ नहीं थोपी जाएगी, उसके रिफाइनमेंट की ये प्रोसेस होगी जिसमें आम नागरिक भी सम्मिलित होगा। वो चाहे विद्वान ना हो, लेकिन वो लेमन लैंग्वेज में अपनी चिंताएँ तो कह ही पाएगा, वो लेमन लैंग्वेज में अपने कंसर्न्स तो बता पाएगा, वो शंकाएँ कुशंकाएँ तो बता पाएगा, वो लेमन लैंग्वेज में अपने कुछ सुझाव तो टूटी फूटी भाषा में रख ही पाएगा। हम उसको भी थर्ड स्टेप में कैप्चर कर रहे हैं। तो उसको जो रिफाइनमेंट की जो 4 स्टेप्स बनाई हैं, पहली स्टेप में जो है उन लोगों को इम्पैनल किया जा रहा है जिन्होंने ज़िंदगी उस काम में लगा दी है, उनको हमने टास्क फोर्स कहा है। फिर दूसरे उसमें जो चिंतक हैं, थिंकर्स हैं, किताबें लिखी हुई हैं, उनको हमने एक्सपर्ट कहा है। इन एक्सपर्ट्स को 15 दिन तक उस पर लाइव डिस्कोर्स करना है, और उससे जो चीज़ आएगी उससे 2nd डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक पब्लिक लेमैन। बेसिकली आपने फीडबैक लूप काफी बनाया है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि भाई कांस्टेंट इनपुट मिले। वो जापानियों का सिस्टम है ना कि मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था उनका, कि कांस्टेंट थोड़ा इम्प्रूव करते जाओ, और उनका एक मैनेजमेंट सिस्टम था। उससे 6 सिग्मा वो तो नहीं कहीं? नहीं, उनका को जापानी शब्द है 6 सिग्मा, शायद वहीं से आया होगा। हाँ, 6 सिग्मा उन्हीं का जापानी कॉन्सेप्ट है बेसिकली। हाँ, नहीं वो
चलिए नाम में क्या रखा है आप उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। और इसमें जो नेता, सो कॉल्ड नेता है, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है इसमें जो नेता हैं और जो हमारे जो इस चर्निंग प्रोसेस से जो बिकेंद्री के नेतृत्व से भी निकलेंगे, दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी एट, अच्छा काइसेन मॉडल कहते हैं। ओके ओके ओके। तो इसमें जो है वो चौथी स्टेज पर पब्लिक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या हमारे विकेंद्रीकृत नेतृत्व से जो लोग आएंगे, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एट द फोर्थ स्टेज। और हर चीज़ लाइव है, हर चीज़ रिले हो रही है। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि गुप्ता साहब आपका ये मॉडल तो ठीक लग रहा है नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन यदि इमरजेंसी होगी तब क्या करेंगे आप? तब तो ये मॉडल जो है ना डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत पैदा करेगा। तो मैंने कहा उसके लिए एक बड़ा आसान उपाय है कि नेतृत्व को इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगी, और इमरजेंसी का एक अपना मॉड्यूल है वो प्ले में आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड, एंड जैसे ही इमरजेंसी ओवर होती है उसके हर डिसीजन को क्वेश्चन पे लिया जाएगा। यदि वो डिसीजन ठीक नहीं होगा तो पर्सन जो डिसीजन ले रहा है ही वुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट डिसीजन। तो जो भी डिसीजन ले, चाहे इमरजेंसी सिचुएशन में ले, चाहे जैसी भी सिचुएशन में ले, ही शुड फील ही इज अकाउंटेबल, एंड इफ ही इज टेकिंग ए रॉन्ग डिसीजन ही विल बी सफरिंग फॉर दैट। मतलब इट विल नॉट बी विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसमें काफ़ी चिंतन किया गया है अतुल जी, एंड विथ योर ब्रेन एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर I am very sure your input will be very useful, and I am really sorry यदि if you somewhere got the idea कि मैं अपनी चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए मुझे ज़्यादा कहना पड़ रहा है क्योंकि वो नई चीज़ है, वो तो मुझे ही कहना पड़ेगी ना। इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर इन द बुक, इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर इन द बुक, तो उसे किसी ना किसी को तो कहना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं। देखिए बस मैं यही कहूँगा कि देखिए मैं काफी इंडियन ब्यूरोक्रेट से मिला हूं, तो जब बात नहीं सुनते हैं लोग तो तब मेरी पेशेंस चला जाता है, मेरा टेम्पर नहीं जाता है, बिकॉज आई डोंट माइंड इट, बट आई पेशेंस चला जाता है कि बॉस यू हैव टू लिसन एज वेल। नहीं, आप तो वही बात कह रहे थे बेसिकली, यू वर सेइंग कि समथिंग न्यू इज रिक्वायर्ड, सम फ्रेश थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं वही बात मेरे मित्र 2-3 और देशों के बोल रहे हैं। कल ही बोला मेरे कोरियन मित्र ने शाम को। मेरी उससे लंबी बातचीत हुई, यहाँ रात्रि काल था, उसका प्रातः काल था, काफी लंबी बात हुई। वो बता रहा था क्या क्या दिक्कतें उनके समाज में आ रही हैं। जैसे प्लास्टिक सर्जरी बहुत बढ़ गई है, हरी महिला प्लास्टिक सर्जरी कराने पे उतारू है। तो यही बोल रहा था कि हमने भूखमरी तो अब हम कोरिया में नहीं रही, हम बड़े विकसित हो गए हैं, लेकिन अब हमारे पास बाकी दिक्कतें हो गई हैं, महंगाई, खासकर घरों की महंगाई। तो बोला कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो है ठीक है, कम्युनिज्म फेल है, लेकिन हमारा भी तो सक्सेस नहीं है ना। तो अब नया क्या आएगा, क्योंकि ऐसे तो जीवन नहीं चल सकता। बड़ा मतलब बड़े तो हो सकता है ईश्वरीय प्रेरणा से जो बात मैं कह रहा हूँ यही रिफाइंड मॉडल में के रूप में शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज नहीं तो कल शायद स्वीकार हो। हाँ, मॉडल तो आएंगे। जो आज के मॉडल है सब टूट रहे हैं, अमेरिका भी टूट रहा है साहब। बात सर्कुलर इकोनॉमी की हो रही है, जो बात आप कर रहे हैं ना, सेल्फ सस्टेनिंग। तो उसपे किताब मेरे एक मित्र ने लिखी सर्कुलर इकोनॉमी की, और वही बात जैसे भारत का गांव है कि आप जो है खाद को इस्तेमाल करें, नेचुरल मैन्योर, आप क्रॉप जो है सर्कुलेट करें कि अगर आप ये उगाएं एक दफे तो दूसरी चीज उगाएं दूसरी दफे। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं साहब, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, लोग काफी जगह दुनिया में। मेरा ये कहना है कि I don't subscribe के reverting back to the old. I am saying let's revert back to the gain the benefit and come out with a revised model. हाँ, देखिए वो भी ये नहीं कह रहे रिवर्ट बैक टू ओल्ड, वो कह रहे हैं कुछ चीजें ओल्ड की नहीं, कुछ चीजें नई टेक्नोलॉजी, जैसे सोलर पावर की बात अब काफी लोग कर रहे हैं कि भाई कोल वोल बर्न न करें। तो इस तरह की काफी चीजें हो रही हैं साहब, है ना। तो अतुल जी बहुत अच्छी बात हुई है। मैं आपके इस नंबर पे फिर से वो डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ,
आप उसमें यदि ऑटो डिलीट हो तो उसको इस नंबर से हटा दीजिएगा, जिससे कि वो जो है ना सुरक्षित बना रहे हैं। नहीं, मेरा ऑटो डिलीट है क्योंकि इतने मैसेज आते हैं एक पर्टिकुलर नंबर पे तो हटा सकते हैं ना, तो आप मेरे नंबर पे हटा दीजिए। वो तो हटा दूंगा, आप पे हटा दूंगा, क्योंकि वो इसलिए है, नहीं तो मेरा फोन ही बैठ जाता है। नहीं, आई एग्री विथ यू, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, मेरे पास इतने जुड़े हुए हैं और उसमें मैं नहीं, आप तो इतना काम कर रहे हैं, आपके पास भी हजारों मैसेज आते होंगे। मैं तो जाने कितने हजार ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। मतलब जब मैं अपनी फीड डालता हूं तो मुझे फीड डालने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐप के माध्यम से हमारी फीड बहुत जल्दी पहुंचती है। मतलब लगभग मेरी फीड 50 लाख लोगों को तो हम फ्यू सेकंड में पहुंचा पाते हैं, लेकिन बाकी लोगों तक पहुंचाने में मुझे बहुत श्रम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जो है टेलीग्राम ऐप का यूज किया, कि जिसमें टेलीग्राम में एक ग्रुप में जो है ना हम 2 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का या ऐप के माध्यम से तो हम इनफाइनाइट लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, इसलिए ऐप का वो सिस्टम रखा है कि ऐप से हम 100 करोड़ लोगों को एक बटन में पहुंच जाएंगे। हमारा कम्युनिकेशन विल बिकम वेरी फास्ट। और जब ये अच्छे भारत की संकल्प की ऊर्जा खुद प्रस्फुटित होगी, इट विल बी हैविंग ए कॉन्टेजियस इफेक्ट। क्योंकि आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। मैं ही सब कुछ आपको दे रहा हूँ। मतलब मेरिट लिस्ट मैं बना रहा हूँ, टिकट मैं दे रहा हूँ, जिता मैं रहा हूँ, आपको जीतने के लिए भी कुछ नहीं करना है। और बदला हुआ भारत भी मैं दे रहा हूँ आपको, जो है ना करेंसी फ्री भारत भी दे रहा हूं, और आपको 5 मौलिक अधिकार भी दे रहा हूं। तो इस भाव में अच्छे भारत का संकल्प मुझे लगता है फायदे का सौदा है। यदि हम एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इसमें नुकसान क्या है। और साथ में हमने एक क्राइम फ्री भारत का कार्यालय का मॉडल भी बनाया है, जिसमें हम हर व्यक्ति के आंसू पहुंच पाएंगे, और आज के घटिया अंग्रेजों के कानून के तहत भी हम सरकार को नाको चने चबवा देंगे। और यदि उन्होंने क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय की बात नहीं सुनी तो आर्टिकल 356 के तहत उनका गिरना तय होगा। इतना पावरफुल जो है ना वो इंजन बनाया है। उसमें संविधान के उन सब चीज़ों का उपयोग किया गया है जो इतने वर्षों के दौरान मेरे पकड़ में आई हैं। कानून की भी उन सब सेक्शंस का यूज किया गया है जो मैंने देखा कि हम जनहित में यूज कर पाएंगे। मतलब अतुल जी, एक इतना प्यारा सेक्शन हमारे कानून में है जिसको हम सेक्शन 39 CRPC कहते हैं। लोग बाग इसे लाइबिलिटी कहेंगे, लेकिन मैंने इसे अजय शक्ति उपयोग किया है। ये सेक्शन कह रहा है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को यदि उसके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आता है तो उसे पुलिस या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करना उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज ही में बी सेंटेंस टू द जेल, नंबर 1। और इसमें जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने बदल दिया है। तो ये डिफेंड करना कि मैं इनोसेंट हूँ, जो व्यक्ति है उसे ये डिफेंड करना पड़ेगा कि साहब मेरे एंड पे गलती नहीं है इन कम्युनिकेटिंग। ये इनोसेंस प्रूव करना इज़ द बर्डन ऑन द सिटीजन। तो देखा जाए तो एक लाइबिलिटी थी ये। हमने इस लाइबिलिटी को एज ए हथियार यूज़ किया। मैंने कहा कि हमारे क्राइम फ्री भारत में ये चीज़ आई है, लिहाजा मेरे संज्ञान में आ गया है कि अपराध हो गया है। अब आर्टिकल सेक्शन 154(1) के तहत इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द SHO टू टेक कॉग्निजेंस। तो मैं अपनी विधिक जिम्मेवारी के तहत आपको सूचित कर रहा हूं, अब अपनी विधिक जिम्मेवारी के तहत इसका संज्ञान लें। अब यदि वो संज्ञान नहीं ले रहा है तो हमारा पोर्टल उसे SP के पास ले जा रहा है, और SP से कह रहा है कि भैया SP महोदय, आपको इस सेक्शन में 154(3) में ओरिजिनल पावर है, तो आप उसी थानेदार को मत भेजो जिसने हमारा बात नहीं सुनी हुई है। आप अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को जो है ना ये जांच दे दीजिए, और इस सेक्शन में आपके उस सबऑर्डिनेट को थानेदार के सभी अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। लिहाजा आप जांचकर्ता के साथ ही लिख दीजिए कि उसमें ही उस सेक्शन के जो अधिकार हैं उसको उल्लिखित कर दीजिए कि इस प्रकरण में ये व्यक्ति
थाना प्रभारी के समस्त अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए अधिकृत होगा। तो वो यदि FIR काटेगा तो अपने सिग्नेचर से काट पाएगा और थानेदार वही बना रहेगा। यदि वो चालान भी काटेगा तो वो अपने सिग्नेचर से काट पाएगा। तो ये जो कानून की बारीकियां हैं जो मैंने पकड़ी थी वो मैंने अपने सिस्टम में उसे जनहित में यूज़ कर लिया है। और मैं ये कह रहा हूँ ये क्राइम फ्री भारत के कार्यालय भारत के हर नागरिक के आंसू पहुँच सकेंगे। और जो सरकार को ये भ्रम है कि वो सॉवरेन है, हमारे संविधान ने सॉवरेन सरकार पैदा ही नहीं की है। हमारे संविधान ने शेड्यूल 7 लिस्ट 1, 2, 3 के तहत रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल सरकार पैदा की है। और वो यदि अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरी नहीं करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 356 दे के रखा हुआ है कि यदि आप अपने जिम्मेवारियां का निर्वहन नहीं करेंगे तो इसे हम संविधान की फेल्योर मानेंगे और ऐसी सरकार को गिराने का प्रावधान है। और गिराने के लिए भी एक पूरा मॉडल दे के रखा हुआ है कि गवर्नर हर महीने रिपोर्ट भेजता है। अब वो बात अलग है कि गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेज रहा है, लेकिन हम इन तथ्यों को इकट्ठा करके गवर्नर को फोर्स करेंगे कि वो भेजे। अब गवर्नर तो सरकार का प्यादा है, वो तो हमारी बात सुनने से रहा, तो उसके लिए हम फिर सुप्रीम कोर्ट का मंडामेस रिट का उपयोग करेंगे कि साहब ये कंटेंट है, इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी थी, इन्होंने इसका पालन नहीं किया है, लिहाजा आप अब निर्देश दो इस गवर्नर को कि वो अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों को समाहित करके सम्मिलित करके राष्ट्रपति को रिकमेंड करे कि ये सरकार की जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए, इसे डिसमिस किया जाए। चलिए साहब, मुझे निकलना है। चलिए, मैं आई डू अंडरस्टैंड, मैंने आई जस्ट कॉट यू अनअवेयर एंड नाउ वी विल हैव मोर ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन इन फ्यूचर। ठीक साहब, है ना, दैट विल बी बेटर। सो अतुल जी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू and I beg your pardon if somewhere I was seen that I was not listening. Probably I was under zeal to communicate to you. So I hope you will appreciate my zeal rather than taking it negatively. No worries. No worries. We will be in touch. What a pleasure. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you. Bye.